जिस तरह से हर्षद मेहता की स्टोरी को भी सबके सामने सुचिता दलाल लेके आई थी, उसी तरह से ये स्टोरी को भी सबके सामने सुचिता दलाल ही लेके आई थी, जिनमें से इन्वेस्टर्स और बैंक्स मेन सोर्स हुआ करते थे। फॉरवर्ड डील्स का इस्तेमाल गलत तरीके से करते थे, उसी तरह से केतन पारेख भी पे ऑर्डर्स, जिसको पेमेंट ऑर्डर भी बोला जाता है, उसका लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग बनवा लिए थे फ्रॉम पीएनबी बैंक। अब उस लेटर अमाउंट अगर हम कैलकुलेट भी करेंगे तो 11,000 करोड़ से भी ऊपर का वो स्कैम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज आपका मेरे इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं स्कैम 1992 वेब सीरीज के बारे में कि किस तरह से लोगों में इसका नशा सिर चढ़कर बोल रहा है। ये एक ऐसी वेब सीरीज है जिससे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, लेकिन जिस तरह का रिस्पॉन्स इस वेब सीरीज को मिला, आई थिंक डायरेक्टर और इसके जितने भी एक्टर्स हैं वो बहुत ज्यादा खुश हो रहे होंगे। और हमने पास्ट में भी काफी बार देखा कि जब कोई वेब सीरीज को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो उसके नेक्स्ट पार्ट की वेट होने लग पड़ती है कि उसके नेक्स्ट पार्ट कब आएगा, उसमें किसकी स्टोरी आएगी और उसमें स्टोरी में क्या हो सकता है। ऐसी ही कुछ बात अगर आपके दिमाग में है तो ये वीडियो आपकी क्लैरिटी को दूर कर सकती है, तो इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए अब बात करते हैं इसके अगले सीजन के बारे में कि इसके अगले सीजन में किसकी स्टोरी को बताया जा सकता है, कौन सा स्कैम है जो हर्षद मेहता के स्कैम से भी बड़ा है और उसको सेकंड सीजन में लाया जा सकता है। और आई थिंक जिन्होंने ये वेब सीरीज क्रिएट भी की होगी उनके दिमाग में भी ये चीज चलने लग पड़ी होगी कि इसके बाद किस स्कैम को दिखाया जाना चाहिए। तो ऐसे ही कुछ स्कैम्स के बारे में मैं आपको इस वीडियो के द्वारा बताने जा रहा हूँ, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसी के साथ आपको याद दिला दूं कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि मैं ऐसी वीडियो आप तक और पहुंचाता रहूं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों को पता है कि जिस तरह का रिस्पॉन्स स्कैम 1992 को मिला है वो आज तक किसी भी वेब सीरीज को इंडिया में नहीं मिला। क्या आपने कभी ऐसा सोचा भी था कि इंडिया में कोई ऐसी वेब सीरीज बनेगी जो बड़े बड़े रिकॉर्ड भी तोड़ देगी? जी हाँ, स्कैम 1992 ने ऐसा ही कुछ काम किया है। स्कैम 1992 की IMDb रेटिंग्स आज तक की सबसे हाईएस्ट IMDb रेटिंग्स हैं और ऐसे में हम ये चीज तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं कि इसका नेक्स्ट पार्ट हमें बहुत जल्द देखने को मिलेगा। तो आज मैं ऐसे ही कुछ स्कैम्स के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं 2001 में हुए केतन पारेख के स्कैम के बारे में। अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि केतन पारेख आखिर है कौन? केतन पारेख एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं जो हंसल मेहता की एक कंपनी ग्रो मोर में एज ए ट्रेनी काम करते थे। ग्रो मोर के बारे में तो आपने वेब सीरीज में देख ही लिया होगा कि ये वही कंपनी है जो हंसल मेहता ने एस्टेब्लिश की थी और ये वही कंपनी है जो स्कैम 1992 में भी इन्वॉल्व थी। जिस तरह से हंसल मेहता का भी स्कैम करने का एक अपना ही तरीका था, उसी तरह से केतन पारेख का भी स्कैम करने का अपना ही तरीका था। केतन पारेख बिलीव्स इन पंप एंड डंप स्कीम विच इज द फ्रॉड स्कीम। जी हाँ, पंप और डंप स्कीम का मतलब पंप यानी प्राइस को बढ़ा देना और डंप यानी प्राइस को गिरा देना। अब केतन पारेख क्या करते थे कि सबसे पहले वो कुछ ऐसे स्टॉक्स खरीद लेते थे और बाद में उनके बारे में कुछ ऐसी अफवाहें फैला देते थे जो कि इन्वेस्टर्स को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करने लग पड़ी थी, जिसको आर्टिफिशियली भी प्राइस इंक्रीज करने का एक तरीका कहा जा सकता है। तो उसमें क्या करते थे कि इन्वेस्टर उन स्टॉक्स को खरीद लेते थे और इसके कारण स्टॉक्स के प्राइस बढ़ जाते थे। एक लिमिट पे आने के बाद केतन क्या करते थे कि इन्हीं स्टॉक्स को बेचना शुरू कर देते थे और इनसे जो प्रॉफिट मिलता था वो खुद रख लेते थे। लेकिन जिन लोगों ने इन स्टॉक्स पे इन्वेस्ट किया होता था उनको बहुत ज्यादा लॉस चला जाता था, जिसको डंप करना बोला जाता है। तो यही थी पंप एंड डंप स्कीम जो एकदम फ्रॉड स्कीम मानी जाती है। अब सोचने वाली बात यह है कि केतन पारेख के पास इतना ज्यादा पैसा आता कहां से था? तो उनके पैसा आने के कई सोर्स थे, जिनमें से इन्वेस्टर्स और बैंक्स मेन सोर्स हुआ करते थे। इन्वेस्टर्स भी दो तरह के होते हैं, पहले तो रिटेल इन्वेस्टर और दूसरे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। रिटेल इन्वेस्टर क्या होते हैं कि जैसे इंडिविजुअल इन्वेस्टर, जैसे हंसल मेहता इंडिविजुअल इन्वेस्टर पर ज्यादा फोकस करते थे। नहीं, जैसे मैं और आप जैसे कोई पैसा लगाएंगे तो उसे एज ए रिटेल इन्वेस्टर की तरह ट्रीट किया जाएगा। लेकिन केतन पारेख का मेन फोकस इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर पर होता था। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यानी जैसे म्यूचुअल फंड्स हो गए, LIC वाले हो गए, तो ये सारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर पे केतन का फोकस काफी ज्यादा होता था। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को भी अट्रैक्ट करना कोई इजी काम नहीं था, लेकिन केतन पारेख ये चीज भी कर लेते थे। अब वो कैसे करते थे ये चीज? इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बिलीव्स इन लिक्विडिटी। अब केतन पारेख ने ये चीज लाने के लिए सर्कुलर ट्रेडिंग भी शुरू कर दी। अब उनमें क्या होता था कि वो खुद में ही अपने शेयर्स बेचते और खरीदते थे। जैसे A ने B को शेयर दे दिए, B ने अपने शेयर C को दे दिए, C ने अपने शेयर A को दे दिए। अब इस तरह से एक सर्कुलर ट्रेडिंग चलती रहती थी। इस तरह से वो स्टॉक का वॉल्यूम आर्टिफिशियल तरीके से बढ़ाने लग पड़े, जिसके कारण इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को काफी ज्यादा ट्रस्ट मिलने लग पड़ा। उसके बाद केतन का फोकस इन 10 स्टॉक्स में रहता था जिस पर वो ट्रेडिंग भी किया करते थे और इन्हीं 10 स्टॉक्स को K10 स्टॉक्स भी बोला जाता है। तो अब बात करते हैं उनके बैंक फंड्स के बारे में। बैंक में उनके दो मेन ऐसे बैंक हुआ करते थे जिनसे वो फंड लिया करते थे, और वो थे GTB बैंक यानी ग्लोबल ट्रस्ट बैंक, और दूसरा था MMCB बैंक यानी माधवपुरा मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक।
इन बैंक्स में केतन अपने शेयर गिरवी रख देते थे और इनसे काफी ज्यादा लोन ले लेते थे। उस टाइम पे आरबीआई के रूल्स ऐसे थे कि आप किसी को भी 15 करोड़ से ऊपर का लोन नहीं दे सकते, लेकिन इन दोनों बैंक ने काफी ज्यादा लोन केतन को दे दिया था। जीटीबी ने यहाँ 100 करोड़ का लोन केतन को दिया था, वहीं एमएमसीबी ने उनको 800 करोड़ का लोन दिया हुआ था। जिस तरह से हर्षल मेहता रेडी फॉरवर्ड डील्स का इस्तेमाल गलत तरीके से करते थे, उसी तरह से केतन पारेख भी पे ऑर्डर्स, जिसको पेमेंट ऑर्डर भी बोला जाता है, उसका इस्तेमाल गलत तरीके से करने लग पड़े थे। अब इस पे ऑर्डर में क्या होता था, पे ऑर्डर लेने से पहले कुछ अमाउंट उस बैंक को भी पे करना पड़ता था। अब इस चीज में एमएमसीबी ने 137 करोड़ का पे ऑर्डर केतन के ही काफी ज्यादा बैंक्स के नाम कर दिया था। जब ये पे ऑर्डर्स बैंक ऑफ इंडिया में गए तो बैंक ऑफ इंडिया ने क्लैरिटी के लिए इसको आरबीआई में भेजा। आरबीआई ने इस पे ऑर्डर को फिर से वापस भेज दिया क्योंकि ये पे ऑर्डर्स बाउंस हो चुके थे, क्योंकि इसकी क्लैरिटी एमएमसीबी के पास बिल्कुल भी नहीं थी, जिसके कारण बैंक ऑफ इंडिया वालों को 137 करोड़ का नुकसान हो गया। बैंक ऑफ इंडिया ने ये अमाउंट केतन से जब मांगा तो उसने सिर्फ 7 करोड़ ही वापस किया, जहां से बैंक ऑफ इंडिया वालों को 130 करोड़ का लॉस प्रॉपर्ली हो चुका था। ये बात जब उन्होंने सीबीआई वालों को इन्फॉर्म की तो सीबीआई वालों ने केतन को गिरफ्तार कर लिया। तो ये था केतन पारेख का स्कैम। जिस तरह से हर्षद मेहता की स्टोरी को भी सबके सामने सुचिता दलाल लेके आई थी, उसी तरह से ये स्टोरी को भी सबके सामने सुचिता दलाल ही लेके आई थी। उसके बाद एमएमसीबी को एज ए डिफॉल्टर ट्रीट कर उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया। तो इसी के साथ अब हम बात करते हैं दूसरे स्कैम के बारे में। तो दूसरा स्कैम जिसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूं वो हर्षल मेहता के स्कैम से भी काफी ज्यादा बड़ा था। जी हाँ, उसका कुल अमाउंट अगर हम कैलकुलेट भी करेंगे तो 11,000 करोड़ से भी ऊपर का वो स्कैम था। तो वो स्कैम का नाम है पीएनबी स्कैम, जिसको नीरव मोदी स्कैम भी बोला जाता है। स्कैम के बारे में जानने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि नीरव मोदी आखिर है कौन। नीरव मोदी एक करोड़पति बिजनेसमैन है जिनका ज्वेलरी का एक बिजनेस है। अब उन्होंने क्या किया था कि अकॉर्डिंग टू सीबीआई उन्होंने काफी ज्यादा फर्जी लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग बनवा लिए थे फ्रॉम पीएनबी बैंक। अब उस लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है कि जब भी आप किसी फॉरेन बैंक से लोन लेते हो तो उस लोन के लिए उनको एक सिक्योरिटी देनी पड़ती है, जिसको लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग का नाम दिया जाता है। अब वो लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग किसी बैंक के थ्रू ली जाती है। नीरव मोदी ने पंजाब नेशनल बैंक से फर्जी में लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग बनवा के फॉरेन बैंक को ये चीज दे दी, जिसके कारण उनको लोन मिल गया। अब इस लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है कि अगर नीरव मोदी वो लोन ना दे सके तो ये सारा लोन उस बैंक को देना पड़ता है। ये बात जब खुल के बाहर आई, जब नीरव मोदी अपना लोन उस फॉरेन बैंक को नहीं दे पाए तो उन्होंने पीएनबी वालों को जाके बोला कि हमें ये लोन वापस करें। पीएनबी वालों ने कहा कि हमें इसकी तो कोई खबर ही नहीं है। तो उनको अंदाजा हुआ कि ये एक स्कैम हो सकता है, तो उन्होंने सीबीआई वालों को इसकी खबर पहुंचा दी। सीबीआई ने जब इंक्वायरी की तो ये चीज बाहर निकल के आई कि पीएनबी बैंक के 2 ऐसे एम्प्लॉयज थे जिन्होंने ये फर्जी लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग नीरव मोदी के नाम की थी, जिसके कारण ये सारा घपला हुआ था और एंड में नीरव मोदी को गिरफ्तार कर लिया गया था। इन दोनों स्कैम्स के अलावा भी बहुत सारे स्कैम्स हैं जिनको हम सीजन 2 में देख सकते हैं, जैसे कि श्रद्धा स्कैम, NSEL स्कैम, CR बंसाली स्कैम और सत्यम स्कैम। इसी के साथ आज के लिए अलविदा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं ऐसी वीडियो आप तक और पहुंचा सकूं। धन्यवाद।